GTV में मुजाहिद अली आपको खुशामदीद कहता है। और इस वक्त ऐसा लगता है कि सारी सियासी लड़ाई जो है वो हमारी अदालतों में छोटी बड़ी लड़ी जा रही है। एक अहम फैसला आया जिसमें बाद में डिस्कस करेंगे कि चीफ जस्टिस ने वीडियो लिंक के ज़रिए तहरीक इंसाफ के कायद को सुनने दलाइल देने का मौका दिया है और ये एक बड़ा अहम चीफ जस्टिस का फैसला है। लेकिन उससे भी ज़्यादा धमाका खेज़ अभी 6 जजों के खतूत की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज जिन्होंने ये कहा था कि जनाब हमें इदारों और एजेंसियों की जानिब से मुसलसल धमकियाँ मिल रही हैं। ये भी कहा गया एक जज ने कि उसके घर में कैमरे लगे, एक जज ने कहा कि उनके बहनोई को बुला के गया, एक जज ने कुछ और तरह के इल्ज़ाम लगाए। सुप्रीम कोर्ट पर अभी इसकी कार्रवाई जारी थी कि इन 6 जजों में से एक जस्टिस बाबर सत्तार और ज़्यादा खुलकर ऑडियो लीक्स के हवाले से सामने आए और उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक ख़त लिखा। जस्टिस बाबर सत्तार जो बड़े यानी इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं, जजों में लॉयर्स हैं, उनका कहना था कि ऑडियो लीक्स में पैगाम मिला है, ऑडियो लीक केस में उन्हें पैगाम मिला है कि पीछे हट जाओ, और ये पैगाम उन्हें टॉप ऑफिशियल की तरफ से मिला है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला है कि पीछे हट जाओ। उनका कहना था कि ऐसे धमकी आमेज़ रवैये पर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन इससे इंसाफ के अमल को शदीद धचका और नुकसान पहुँचेगा। उनका कहना था कि ऑडियो लीक्स में खाली उन्होंने नहीं बल्कि पूरी बेंच ने ये कहा था कि PTA और FIA, IB और ISI को नोटिस दिए जाएं, और जिनके कहने पर ये नोटिस दिए गए थे, लेकिन न जाने क्यों सिर्फ मुझे ही एक टॉप जो है जैसे ऑफिशियल के से पैगाम मिला। यकीनन ये ख़त जब सोशल मीडिया पर आया और इस पर बड़ा शदीद किस्म का देखने में आया कि हुकूमत पर दबाव पड़ा, तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल जैसे मंसूर उस्मान सामने आए। मंसूर उस्मान ने ये कहा कि बहरहाल एक जज ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई को ख़त लिखा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या अदलिया में मदाखलत की जा रही है। मंसूर उस्मान ने कहा कि कोई रियासती इदारा अदलिया में मदाखलत नहीं करता है। अटॉर्नी जनरल हुकूमत के नुमाइंदे की हैसियत से उन्होंने यही कहना था, और साथ ही उनका ये भी कहना था कि ये तासुर दिया जा रहा है, हालांकि है नहीं, कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव के ताल्लुकात ख़राब हैं। गालिबन 6 जजों का ख़त वादे तौर पर इस बात की इशारा कर रहा था, लेकिन हमारे अटॉर्नी जनरल साहब का फरमाना है कि ये तासुर गलत है कि एग्जीक्यूटिव और अदलिया के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हैं, और 6 जजों के खतूत के पस मंज़र में उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर अभी मंसूर अटॉर्नी जनरल की ये तकरीर, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस या ब्रीफिंग ख़त्म ही नहीं हुई थी कि 2 वफाकी वज़रा जो आम तौर पर काबीना का कहा गया कि जो काबीना के बाद जो ब्रीफिंग दी जाती है उसके लिए आए थे, लेकिन उन्होंने आगाज़ जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त से ही किया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इदारों के दरमियान जो टकराव, जो महाजराई, ख़ासतौर पर अदलिया चीफ जस्टिस निज़ान है, उसने कितनी ख़तरनाक सूरत-ए-हाल, गंभीर सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली है। वफाकी वज़ीर कानून और वज़ारत ने कहा कि ख़त लिखा गया है और उसके मंदरजात में तासुर दिया गया है कि इंटेलिजेंस के इदारे मदाखलत कर रहे हैं। यही सोशल मीडिया पे भी आया है, और उनका ये कहना था कि अदलिया को भी ये समझना चाहिए कि तमाम इदारे अपने अपने स्पेस में रहें, अपनी अपनी जगह पे रहें। चंद घंटों के अंदर जैसे सरदार का ख़त, फिर अटॉर्नी जनरल का जवाब, फिर 2 वज़रा का आना ने इस्लामाबाद में इदारों के दरमियान जो टकराव एक गंभीर सूरत इख्तियार कर रहा है, और जो बड़ा बहरहाल कोई खुशाइन नहीं, बड़ा ख़तरनाक है एक ऐसे वक्त में जबकि हमारी मईशत की किस्मत का फ़ैसला करने के लिए IMF का वफ़द भी मौजूद है। हमारे साथ मोहतरम जहांगीर जदून साहब मौजूद हैं, साबिक़ एडवोकेट जनरल हैं। जदून साहब, आपने शुक्रिया। आपने देखा होगा कि ये कोई सिलसिला तो खैर बहुत तवील अरसे से जारी है।
6 जजों के ख़त ने ज़रा इसको और ज़्यादा संजीदगी की शक्ल इख्तियार कर ली थी, और जिसमें आपने देखा कि सब कुछ कहा गया। और जैसे बाबर सत्तार जैसे कि बड़े इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे, संजीदा किस्म के लॉयर रहे हैं, राइटर रहे हैं, तो ये फिर जवाब देने फ़ौरन आ गए। किस तरह देखते हैं जादून साहब, ये क्या हो रहा है? बहुत शुक्रिया। देखें, ये एक बड़ा सीरियस इशू है। अगर कोई बंदा इसको कहता है ये नहीं है या नहीं होता, तो मेरे ख्याल में वो उसको कोई इतनी ट्रुथ की तरफ नहीं उसको कंसिडर किया जाएगा। ये तो रोज़े रोशन की तरह हर चीज़ अयां है कि इस मुल्क के अंदर पिछले 76 साल से जुडिशरी में इंटरफेरेंस हो रही है। देखिए, दो चीज़ें हैं। आप ये सारी दुनिया एडमिट करती हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी केसेस बनते हैं या नहीं बनते, हर बंदे को पता है। सियासतदानों के ख़िलाफ़ केसेस बनते हैं। अब फिर एक इसका दूसरा मरहला है कि ये केसेस कौन बनाता है, यानी कि केसेस के पीछे कौन होता है। फिर तीसरा है कि वो जो केसेस बनाए जाते हैं उसके बाद उनको परसू किया जाता है, उसमें कोई मुदाखलत की जाती है नहीं की जाती। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो 44 साल के बाद उन्होंने कहा जी ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ, तो फेयर ट्रायल का मतलब यही है कि मुदाखलत हुई है उस वक्त और उसको सज़ाए मौत गलत दी गई है। तो ये मेरे ख्याल में मुदाखलत का अगर कोई कह रहा है जी नहीं करती गवर्नमेंट या वो कोई इदारा नहीं कर रहा, तो जिन को फ़ोन जिन जो जजेस हैं वो कहते हैं मुदाखलत हो रही है, तो अब किसके बयान को आप वेटेज देंगे? अपैरेंटली जो आपके सर्कमस्टांसेस है, जो आपकी तारीख है और जो हालात जा रहे हैं। शौकत सिद्दीकी ने कहा था जी, और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि देखें इस इंटरफेरेंस का बेनिफिशियरी कोई ना कोई होता है, और जो बेनिफिशियरी होता है वो कभी एडमिट नहीं करेगा कि इंटरफेरेंस हो रही है, और जो लूजिंग एंड पे होता है वो ये चीजें एडमिट करता है जी कि इंटरफेरेंस हो रही है। जदून साहब, एक ज़माने में तो ये परसेप्शन था, जब हम पहले ट्राइका सुनते थे, और आमतौर पर आपकी जो हमारी ख़ास तौर पर जो आला अदलिया थी, बड़े पाए के जज, इवन लोग हम बड़ा एहतराम करते हैं जैसे दोराब पटेल साहब का, लेकिन आपको याद होगा कि उन्होंने नजरी ज़रूरत को तो जायज़ करार दिया था ना उस वक्त ज़िया-उल हक के। फिर बाद में ठीक है वो आए थे, और उन्हें बाद के भी अगर और भी फैसले आए, रिटायरमेंट के बाद नसीम हसन शाह ने क्या लिखा, ये लिखा, वो एक पेज पे थे। क्या अभी समझते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पावरफुल आ गया है और एक आपके जजेस जो यंगस्टर ख़ास तौर पर आए हैं वो एक खुली फ़िज़ा में आए हैं, वो रवायती घरानों के, रवायती अंदाज के थे, इसलिए अब वो बाकायदा इदारों एजेंसियों के नाम लेने लगे हैं। पहले हम इस लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़, ये तो यानी बाकायदा इदारों और एजेंसियों के नाम लेना अगर ISI और IB और PTA का लिया जाए तो ये तो बहुत संगीन सूरत हाल है ना फिर। बिल्कुल, देखें संगीन सूरत हाल इस वजह से है कि देखें ना, आप इस चीज़ को आप क्यों डिनाई करते हैं भाई, इसको आप एडमिट नहीं भी करते तो इसके लिए आपको ऐसे तरीका बनाए कि ये इंटरफेरेंस ना हो और अदलिया की जो आज़ादी है उसको सलब न किया जाए, अदलिया को ये मौका दिया जाए कि वो मेरिट पे आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। अभी देखें ऑलरेडी केस सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट थी उनसे सजेशन मांगी है, उनको कहा है कि आप बताएं, तो सारी हाई कोर्ट से कहा जी मुदाखलत हो जाती है। अब उन सारी हाई कोर्ट के जजेस की बातों को आप डिनाई कर सकते हैं? कोई बंदा कहता है जी मुदाखलत नहीं हो रही, तो आप सारे फिर जज हैं, उनको आप फिर कोई जज किसी और मुल्क से ले आए कि ये सारे झूठ बोल रहे हैं। खुदा न खास्ता ये जज सारे तमाम जो जितनी हाई कोर्ट्स हैं उसके सारे जज जो हैं, जितने भी मेजॉरिटी जज हैं, वो कहते हैं ये मुदाखलत होती है और होती रही है और अब भी हो ही रही। लेकिन उससे ज़्यादा हैरत की बात ये नहीं कि ये पार्टियां जो खुद विक्टिम रही हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ख़ासतौर पर नून लीग जो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों या इवन जुडिशरी के हाथों, तो उसके बाद यानी हमारे तारड़ साहब का और इन दोनों तारड़ों का, बल्कि एक तो तारड़ यानी इस तरह आकर डिफेंड करना, यानी ये खुद यानी इनको ये ख्याल नहीं आता कि ये पार्लियामेंट के नुमाइंदा हैं, अवाम के नुमाइंदा हैं, सियासी पार्टियों के नुमाइंदा हैं, एक प्रोसेस, ये भी बड़े प्रेशर से गुजरे हैं। तो ये एक ज़्यादा मुझे लिए तकलीफ दे और अफसोसनाक अमर बात नहीं है। ये देखें ना, आपने बुनियादी क्वेश्चन ये उठाया है कि अभी ये तो गवर्नमेंट का जो भी हिस्सा होता है वो देखें ना, मैंने इसलिए आपको कहा है कि कोई ना कोई इसका बेनिफिशियरी होता है। आप अगर इनसे किसी भी गवर्नमेंट का, अभी जो गवर्नमेंट में हम लोग हैं, हमें पूछें कि 2018 में मुदाखलत हो रही थी या नहीं हो रही थी, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जी मुदाखलत 100% हो रही थी, और जो भी सजाएं मियाँ नवाज शरीफ को दी गई हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर पे दी गई हैं। तो अगर अब भी मुदाखलत हो रही है तो हमें एडमिट करना चाहिए और हमें उस मुदाखलत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए।
वो हम एडमिट करें जी कि मुदाखलत हो रही है, नहीं होनी चाहिए। ना 5 साल पहले होनी चाहिए थी, ना आज होनी चाहिए। अगर एक काम पहले गलत था, वो आज भी गलत है। अगर हम इसके बेनिफिशियरी हैं या मुझे कोई बेनिफिट मिलता है किसी मुदाखलत से, मैं कहूँ जी नहीं हो रही है, तो फिर तो देखें ना, आंखों पे पट्टी नहीं बंदा बांध सकता। थोड़ा सा किसी वक्त अपना ज़मीर बंदे का जागता है तो वो कहता है जी कि ये चीज़ पहले भी गलत थी, आज भी गलत है। जदूनब ये गवर्नमेंट का ये नुमाइंदा नहीं होते है हुए जदूनब, ये तो पहले भी थोड़ा सा, मैं तो एक तालिब इल्म हूं और मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। हमें याद है कि एक ज़माने में वसीम सज्जाद साहब ने कहा था कि उन्होंने जाके जस्टिस फलां को जो है पैगाम दिया असलम बेग का कि आप इसमें ये फ़ैसला दें। फिर बहुत सारे हमें माजी में मिसाल देती हैं या फिर किताबों में या तारीख़ में आता था, हम पढ़ते थे कि जी इस तरह की मुदाखलत हुई। इवन एयर मार्शल अज़हर खां केस तो बेचारों का उनके साथ ही फ़ाइल बंद हो गई। लेकिन अब जो है, जब अगर इसमें बहुत आसान बात नहीं थी, मेरा ये ख्याल है, बल्कि मैं आप जैसे मोतबर और एक अथॉरिटी का दर्जा देता हूँ कि शायद एक सतह पर ये गुफ्तगू हुई हो कि ये चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर और वो जो अथॉरिटी है जिसको चैलेंज किया जा रहा है, ये बैठकर खुद मसले हल नहीं कर सकते थे, बैठकर गुफ्तगू नहीं कर सकते थे कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं। यानी बड़ा आसान था प्राइम मिनिस्टर के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, कि वो उन लोगों को जिनके खिलाफ शिकायतें आज से नहीं महीनों से आ रही हैं, उनके सरबराह को दावत देते, आपके चीफ को देते। लेकिन क्या आपके ख्याल में ये मरहला नहीं आया? और इससे पहले इसमें ज़रा सा थोड़ा सा मुझे तशवीश है। ये देखें ना, ये है कि अदारों का मिल के बैठना, स्टेक होल्डर हैं। अब जब तक देखें ना, सबसे बड़ा जो हमारे मुल्क के अंदर चीज़ है वो आईन पाकिस्तान, और आईन पाकिस्तान में हर इदारे का रोल, उसने क्या करना है, उसके फंक्शन बयान किए गए हैं कि आपने उस इदारे के अंदर रहना है। अगर आज मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जी क्या आइन पे अमल हो रहा है या आइन के कोई शिकों पे अमल नहीं हो रहा, तो आप मेरे ख्याल में क्या जवाब देंगे? आप यही जवाब दे रहे हैं कि आइन के मुख्तलिफ शिकों पे अमल नहीं हो रहा, उसकी वायलेशन हो रही है। सम टाइम देखे ना, जुडिशरी जो है वो भी आइन पे अमल नहीं करती, और वो उन लोगों के साथ जब मिली होती है जो इंटरफेरेंस करते हैं, तो फिर तो इंटरफेरेंस का अंदर से कोई जवाब नहीं आता, सवाल नहीं आता, उससे कुछ नहीं किया गया था। लेकिन जब जज इंटरफेरेंस वाले लोगों से ज़्यादा होता है, वो कहता है मेरिट पे काम करूंगा, तो फिर उसकी आवाज़ उठती है, तो फिर जो इंटरफेरेंस वाले करने वाले लोग हैं वो कहते हैं हम नहीं कर रहे। तो ये कि देखें ना, एक जो बंदा इंटरफेरेंस करता है, मेरे हाल में तो वो कभी भी नहीं मानेगा कि जी मैं इंटरफेरेंस कर रहा हूँ। और कोई गवर्नमेंट जो है कभी नहीं कहेगी कि जी मैं, हम जो जुडिशरी, वो यही कहेंगे जब वो अपोजिशन में होते हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर रही है। आज भी देखें ना, अपोजिशन वाले कह रही है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर रही है, लेकिन आज थोड़ा सा इसको तकवीत तब मिल रही है कि जो जज साहिबान है वो खुद कह रहे हैं जी कि हमें इंटरफेरेंस हो रही है। लेकिन वो भी तो कहाँ रोल, मतलब वो भी तो कहाँ रोल अदा कर रहे हैं। आपने नहीं, सॉरी टू से, मुझे पर्टिकुलर वाक़या नहीं कहना चाहिए, पुअर परवेज इलाही को 20 बार बरी किया गया, फिर 21वें बार पकड़ लिया गया। एक 73 साल एक बेचारा है, नहीं, जो मैं बेचारा भी नहीं कहूँगा, अगर उन्होंने वाकई कुछ किया तो करें। 18 औरतों के बारे में लोग कहते हैं पूरा 1 साल गुजर गया, तो लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्टों ने, यानी अगर उन्होंने जुर्म किया था, अब तक मेरे ख्याल 1 साल बहुत होता है ना जजून साहब, तो ये भी एक है ना, खुद जुडिशरी में भी बेबस नजर आती है ना इसमें। यानी उनके ऊपर हमला हो तो सही है, और आम लोगों के साथ जो कुछ होता रहा तो उनका वो रद्दमल नहीं आया। जुडिशरी को भी अपनी देखे ना इस्लाह करनी चाहिए। पिछले तो जितना भी ज़माना गुजरा है पाकिस्तान के अंदर, जुडिशरी जो है उन्होंने मार्शल लॉ को भी वैलिडेट किया है, उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी भी ईजाद किया है। लेकिन अब वो कहते हैं ना, टू रॉन्ग कैन नॉट मेक वन राइट। तो अभी अगर वो सुलझना चाहते हैं, वो कहते हैं इंटरफेरेंस ना हो, तो हम तो एज ए लॉयर्स कम्युनिटी है, जो हमारा जो बिलीव है कि हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करने वाले जो लोग हैं, हम कहते हैं कि इंटरफेरेंस नहीं हो। इंटरफेरेंस किसी भी सूरत में जो है वो आइन और कानून के मुनाफी है, और जब इंटरफेरेंस जो है होगी तो फिर वो अदालतें जो है वो सही तरह काम नहीं कर सकेंगी, और जब सही तरह काम नहीं कर सकेंगी तो उसमें डेफिनेटली उसका कोई ना कोई बेनिफिशियरी होता है, वो कभी भी नहीं कहेगा कि इंटरफेरेंस हो रही है। तो इसको मतलब है ख़त्म करना चाहिए, अदालतों को आप आज़ाद करें। हाँ, कोई अगर जज आइन और कानून से मावरा कोई चीज़ करता है तो उसके लिए जुडिशल काउंसिल बनी हुई है, आप रेफरेंस फाइल करें, उसके खिलाफ एविडेंस लेके जाएं। आप माजी के करीब में आपने देखा है 2 जजेस को, एक को रिज़ाइन देना पड़ गया, दूसरे को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उससे रिज़ाइन दिया, फिर उसका रिज़ाइन भी नहीं एक्सेप्ट किया गया, उनको ये आपकी पेंशन भी बंद करते हैं। तो इस तरह अगर किसी जज के खिलाफ कोई शिकायत है तो जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो आईनी इदारा है। जहांगीर जदून साहब, यकीनन इस वक्त मुल्क जिस मर देखें, शायद इस जो ये प्रेशर सामने आया है तमाम इदारों पर,
उसका कोई अच्छा निकले। ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है चीफ जस्टिस ने, और गालिबन पहली बार वीडियो लिंक के ज़रिए कहा गया है कि बानी तहरीक को नैब तरामीम केस में सुना जाए। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है, जहां जस्टिस बाबर सत्तार के सुप्रीम कोर्ट के जजों को ख़त ने एक बड़ी खबर बना दिया कि अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टरों को आना पड़ा। उससे पहले चीफ जस्टिस ने नैब तरामीम केस में ये एक फ़ैसला दिया कि बानी PTI को अडियाला जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए दलाइल देने की इजाज़त दी जाए। हमारे साथ फैसल अब्बास मौजूद हैं। फैसल, आज काफ़ी हंगामा खेज दिन रहा है और अदालतों में बहरहाल लाइव सब सुना जा रहा था, जो इमरान खान साहब का, फिर बाबर सत्तार साहब के केस ने बड़ा भूचाल पैदा कर दिया है। तो ये जो डेवलपमेंट है, मतलब पहले मैं बाबर सत्तार साहब के इस केस को भी किस तरीके से, ये फिर अलग चलेगा केस? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं, उन्होंने भी आज एक धमाका खेज खत लिखा है, उस पर तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले ज़रा इस मामले को देख लेते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज जो बानी PTI को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की इजाज़त दी है, इसने तमाम सियासी मंजरनामे को मेरे ख्याल में बदल कर रख दिया है, क्योंकि पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि कोई इतना बड़ा एक तो सियासी रहनुमा, तो चलो सियासी लीडर तो हैं ही सही, लेकिन इतने ज़्यादा केसेस हैं उनके ऊपर, और एक जेल से जो है वो एक मुल्ज़िम अदालत के अंदर पेश होगा और अपने दलाइल देगा। ये तारीख में पहली मरतबा हो रहा है, और साथ ये भी दिलचस्प है कि ये भी पहली मरतबा हो रहा है कि वो केस, यानी कि नैब तरमीम जो केस है, वो मीडिया पर जो है वो लाइव दिखाया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का ये फैसला है कि वो लाइव दिखाना है, तो वो इससे भी दिलचस्प होगा कि 5 अगस्त को जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद पहली मरतबा होगा कि वो किसी मीडिया के सामने आएंगे, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बराह रास्त समात होगी उसमें वो पेश होंगे। बेसिकली नैब तरमीम का केस है कि PDM की हुकूमत ने नैब तरमीम केस में जो तरमीम की, फिर उसके बाद बानी PTI का ये मौक़िफ़ था कि जो PDM है वो ख़ुद को NRO 2 देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने नैब के केस में तरमीम की। बानी PTI ने इसको 184(3) की आइनी दरख्वास्त के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया, और फिर उसके बाद हमने देखा कि जब हुकूमत आई मियाँ शहबाज शरीफ की, तो फिर इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की, और उसमें मौक़िफ़ ये अपनाया कि नैब तरमीम जो है उनको बहाल किया जाए, जिस पर बेसिकली आज यानी कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, लेकिन ये भी तो होता रहा है कि पास्ट में इसको क्या सबब समझा जाए। मतलब नवाज शरीफ भी पेश होते रहे, बेनज़ीर भुट्टो भी पेश होती रहीं, इमरान खान भी पास में वो आते रहे। क्या वीडियो लिंक के ज़रिए इसलिए लिया कि सुप्रीम कोर्ट और ख़ुद इदारे रिस्क लेने चाह रहे थे, प्रेशर होगा कि उनकी, क्योंकि PTI तो कहती रही है कि उनके बानी की जान को ख़तरा है, क्या ये सबब है कि वीडियो लिंक के ज़रिए क्या है? क्योंकि ये गैर मामूली फ़ैसला है ना, क्योंकि जैसे असदुल्लाह ने कहा कि हम कितना पैसा वक्त क्यों ज़ाय कर रहे हैं, 57,000 केस जो हैं ज़ेरे इल्तवा हैं, हम क्यों ज़ाय कर रहे हैं ये टाइम? तो इसका सबब सिक्योरिटी रीज़न है ना शायद। इसकी बिल्कुल 2 बड़ी रीज़न है। पहली रीज़न तो ये है कि नैब तरमीम केस में मरकज़ी अपील जो है वो बानी PTI ने दायर कर रखी है, तो उन्होंने जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को एक लेटर लिखा था, वो लेटर जब जजेस ने पढ़ा तो उसमें उनका वाज़े मौक़िफ़ था कि बानी PTI ख़ुद अदालत में पेश होकर अपने दलाइल ख़ुद देना चाहते हैं। अब ज़ाहिर है चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और बानी PTI के जो ताल्लुकात हैं, या फिर कहा जाए कि उनकी जो आपस में जो लेटर वो बार बार लिखते रहते हैं, तो फिर यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे कि बानी PTI को अदालत में पेश किया जाए। 5 मिनट का इसमें वक्फा भी करना पड़ा, और
जस्टिस अतर मिनल्ला ने बार बार इस बात पर अपना मौक़िफ़ रखा कि अगर कोई जिसने इंट्रा कोर्ट अपील दायर किया वो अदालत में पेश होना चाहता है तो हमें वक्त देना चाहिए, क्यों हम अदालत के इतना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। तो फिर शायद मजबूरन चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब को ये बात मानना पड़ी कि बानी पीटीआई को जो है वो अदालत में पेश किया जाए। दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि अब मसला ये है कि जो इदारे हैं, इदारों के और पीटीआई के ताल्लुकात चूँकि ज़्यादा कोई बेहतर नहीं है, तो मेरे ख्याल में 5 अगस्त से लेकर अभी तक बानी पीटीआई की कोई एक तस्वीर भी मीडिया में नहीं चलाई गई, बिल्कुल ब्लैक आउट रहे। तो एक बड़ी रीज़न ये भी थी कि काजी साहब ये भी नहीं चाहते थे कि आखिरकार वो मीडिया के सामने आए, यानी कि पहली बार चूँकि बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होना है, या फिर अगर वो समात लाइव दिखाई जाती है जैसे कि नैब तरमीम की समात लाइव दिखाई जा रही हैं, तो वो बहुत ही हैरान कुन होगा। और शायद ये बड़ी वजह थी कि जिससे काजी साहब कतरा रहे थे कि बानी पीटीआई जो है उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश ना किया जाए। एक तो इदारों से ताल्लुकात ठीक नहीं है, दूसरा जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और तो आपके ख्याल में ये कोई मरहला आ सकता है कि वीडियो की जगह जब आप ये कह रहे हैं कि बगैर किसी गालिबन ऑफिशियल हुक्म के तस्वीर नहीं दिखाई जा रही, तो ऐसा ना हो कि वीडियो फिर ऑडियो में तब्दील हो जाए, सिर्फ झंडा नज़र आए, आपको नक्शा नज़र आए, ये भी तो हो सकता है ना, कोई टेक्निकल खराब, इसकी तरफ शायद गालिबन इशारा भी किया गया। इशारा बिल्कुल किया गया है और हो सकता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये बात वाजे की है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कि एक बात आप सुन लें, ये अदालत का हुक्म है कि किसी किस्म की कोई टेक्निकल ख़राबी नहीं आनी चाहिए वीडियो लिंक के ज़रिए। क्योंकि इससे पहले इद्दत निकाह केस में जब बानी पीटीआई को अदालत ने हुक्म दिया था कि वो उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए, तो उस वक्त अडयाला जेल के जो हुकाम थे उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया था कि वीडियो लिंक का कोई ज़रिया मौजूद नहीं है, वहाँ पर इंटरनेट नहीं होता। उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल में अतर मिनल्ला साहब ने ये वाज़े रिमार्क्स दिए हैं कि किसी किस्म की कोई टेक्निकल ख़राबी नहीं आना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है अगर रियासत ये चाहेगी कि उनकी कोई तस्वीर सामने बानी पीटीआई की ना आए, या रियासत ये चाहती होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना माना जाए, तो फिर मेरे ख्याल में बहुत सारी टेक्निकल ख़राबियाँ जो है वो पैदा हो सकती हैं। शुक्रिया फैसल अब्बास। हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि एक बड़ा अहम बाबर आज के दिन जहाँ बाबर सत्तार का था, वहाँ दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला दिया, इमरान खान हाजिर हों। इमरान खान यानी हाजिर हों, आपको तो इल्म है कि उनकी तस्वीर अनऑफिशियल गालिबन हुक्म के तहत नज़र नहीं आती, दिखाई नहीं जाती स्क्रीनों पर, लेकिन जब वीडियो में ये ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि उन्हें दिखाया जाए। क्या एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, और उससे ज़्यादा बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी सादी तवज्जो मईशत से ज़्यादा अदालतों और सियासत पर है। IMF का वफ़द यहाँ मौजूद है। यकीनन आप नहीं समझते कि उनके लोग भी जो एक पस मंज़र रखते हैं ये सब कुछ देख रहे हों कि पाकिस्तान में जहाँ वो एक इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं, माशी इस्तेहकाम लाना चाह रहे हैं, उसमें सियासी इस्तेहकाम भी ज़रूरी है। तो गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। अब तकरीबन कोई बजट में महीने से भी कम 2-3 हफ्ते रहते हैं कि IMF लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल हमें डिक्टेट कर रहा है कि हमें किन शोबों में क्या क्या रिफॉर्म्स करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जोर टैक्सेशन पे है, फिर प्राइवेटाइजेशन पे है, और फिर ये भी है कि जी अशराफिया के साथ आप क्या कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल आपको तो इल्म है कि सारा जोर तो मिडिल क्लास, दरमियाना तबका, लोअर मिडिल क्लास पर होता है। हमारे साथ बड़े सीनियर सीडेंट माहिर मईशत हैं, एक बहुत बड़े इदारे के सरबराह हैं, मोहतरम आबिद सुलैही। शुक्रिया सुलैही साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अगर मैं एक लाइन में आपसे ये मालूम करूं कि जून 2024 का बजट क्या IMF की डिक्टेशन पर होगा? देखिए ब्रेलवी साहब, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग IMF हो या ना हो, डिक्टेशन हो या ना हो, वो हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। मैं और आप, हमारी उम्र बीत गई है ये जो स्टील मिल्स के और PIA के लॉसेस पे बात करते हुए, टैक्स नेट जो है वो कैसे ब्रॉड किया जाना है, रिटेल सेक्टर को कैसे टैक्स नेट में लाना है, ये जो एनर्जी सर्कुलर डेट है, जब ये अभी
150 अरब रुपए से शुरू हुआ था, तो तब से हम इन पे बातें करते चले आ रहे हैं और अब वो ट्रिलियन में पहुंच गए हैं। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि IMF का होना या ना होना वो मैटर नहीं करता, वो पाकिस्तान में हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम इसको बस ड्रैग करते गए। और अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी जो बहुत सी कमिटमेंट जो हुकूमत करने जा रही है या जो बजट में कर रही होगी, जो कि फाइनेंस बिल में अप्रूव हो रही होंगी, वो शायद पाकिस्तान के मुफाद में है। जो चीज़ जिसको हाईलाइट करना है वो ये है कि ये भले डिक्टेशन से ही बजट बने, इसमें यकीनन कुछ अच्छी चीज़ें अल्लाह करे कि हो जाएं। ये जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं, इन पॉलिसी रिफॉर्म्स की जो ट्रांजिशन कॉस्ट है वो सबके लिए यकसा नहीं होगी, और शायद मिडिल क्लास जो है वो उसको इसकी सबसे भारी कीमत देना पड़ेगी। जो लोअर मिडिल इनकम अर्नर है, बदकिस्मती से उनके पास तो अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं, लेकिन उनकी ज़िंदगियों पे भी कुछ इम्पेक्ट पड़ेगा। और जो एलीट है वो शायद उसको बड़े आराम से अब्जॉर्ब कर जाए। तो ये जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशन है, इस पे बात करनी चाहिए। ये तो एक आई थिंक अब डन डील है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं ये तो पाकिस्तान में आनी चाहिए, लेकिन उन रिफॉर्म की कीमत कौन है और कैसे अदा करेगा, इस पे बात हो सकती है। नहीं, इसमें जब आप कहना दुरुस्त है कि रिफॉर्म्स आनी चाहिए, लेकिन रिफॉर्म्स मसलन एक इदारा है, कितना ही बड़ा इदारा हो उसमें तो आसान है, लेकिन यहाँ तो एक अदम सियासी इस्तेहकाम आपके सामने है, बिगड़ी हुई मईशत है, एग्रीकल्चर का 20% है, वो 1% टैक्स नहीं देते, रियल इस्टेट से आप कुछ नहीं पड़ते। हम देख रहे हैं 8-8 करोड़ रुपए के जो है फ्लैट जा रहे हैं। किस में जाऊँ, बिल्डर्स में जाऊँ, एग्रीकल्चर में जाऊँ? मेरे कहने मतलब ये कि अशराफिया जिसको आप कह रहे हैं जो 16,500 करोड़ रुपए शायद मरात ले रही है, उससे तो आप कुछ नहीं दे रहे। तो हम कैसे समझें कि ये जो डिक्टेशन ना होते हुए भी फ़ायदा तो उसी क्लास को होगा जिसका आप जिक्र कर रहे थे? तो ये बात एक लिखी पढ़ी हकीकत समझ लीजिए कि ये जिन बड़ी मछलियों की तरफ आपने इशारा किया या जिन सेक्टर्स की तरफ आपने इशारा किया, तो अगर इस पे कोई डिक्टेशन नहीं होगी किसी आलमी मालियाती इदारे की तरफ से, तो ये शायद पाकिस्तान में कभी भी ना हो सके। ये शायद इस चक्कर में तो हो जाए कि IMF की अगली ट्रांच नहीं मिलेगी या वर्ल्ड बैंक का अगला प्रोग्राम जो है वो इसके साथ लिंक है। लेकिन अगर आप जो फोर्सेस एज यूजुअल की हामी हैं, अगर उस पर छोड़ देते हैं तो फिर वो बिजनेस एज यूजुअल ही चलेगा। ये एलीट जो कैप्चर है ये तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। और हम देख सिर्फ ये रहे हैं कि इसको जो इस वक्त अगला प्रोग्राम है उसको कैसे अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है कि एलीट कैप्चर जो है पाकिस्तान से उसको तोड़ा जा सके या उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन कैसे होगा भाई साहब? आपको इल्म है, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, IMF वाले बैठे हुए हैं, हर महीने बैठे होते हैं, सऊदीज आ रहे हैं, ईरानी आ रहे हैं, बाहर वाले आ रहे हैं। अब वो ये नहीं देख रहे कि अभी गंदम में क्या हुआ। हमारे पास मौजूद थी, हमने 40 लाख टन गंदम दरामद करी, और ख़ुद बेचारा हमारा जो 6 करोड़ का किसान है बेचारा, वो भीख मांगता फिर रहा है कि मेरी गंदम ख़रीद लो। फिर ऑटोमोबाइल को देखिए, वो उसका डाउनफॉल, टेली कम्युनिकेशन को देख लिए, मैं देख रहा था कि इससे में कम होती जा रही हैं, टेक्सटाइल को देख लिए। मेरा कहना मतलब ये कि जो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, हम इनमें शोबों में आगे थे, यहाँ थे तो हम कुछ नहीं प्रोडक्ट कर रहे। हम इन्वेस्टर से कह रहे हैं आओ, वो क्यों आएगा? देखिए, एक चीज़ तो तय है, मैं जब इंडिकेटर्स को देखता हूँ तो मैं कंपेयर करता हूँ जो पिछले साल अगस्त सितंबर की जो सूरत हाल थी। तो पिछले साल अगस्त सितंबर में तो हम खुदा न खास्ता दिवालिया तकरीबन हुए बैठे थे। अगर उस वक्त PDM के जो सरबराह थे, वज़ीर आज़म थे, जुलाई में वो IMF का नया प्रोग्राम जो है उसको वो स्टैंड बाई एग्रीमेंट ना ले लेते, और उसके बाद जब प्रोग्राम आने के बाद भी जब डॉलर जो है ब्लैक मार्केट में 335-340 रुपए को क्रॉस कर रहा था, तो SIFC की इंटरवेंशन हुई और चीज़ें जो है फिर वो बदतदरीज कम से कम डॉलर जो है वो स्टेबल होना शुरू हो गया। तो अगर मैं उन महीनों से आज को कंपेयर करूं तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत बेहतर सूरत हाल में बैठे हैं। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि जो हमें थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी मिली
उसको हम कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं। और अगर आपके पास IMF का अगला प्रोग्राम जो है वो बजट के बाद आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप IMF अम्ब्रेला में हैं, लेटर ऑफ कंफर्ट आपके पास है, और उसी लेटर ऑफ कंफर्ट को और IMF अम्ब्रेला को यूज करते अगर मैं हुए आखिरी में क्विक आपसे हमारे पास आप इजाज़त दें तो मैं क्विक एक बात कर लूँ, क्योंकि वक्त का है। तो बजट आ रहा है, आमतौर पर हम पढ़ते आए लिखते आए कि जी कमर तोड़ देता है आम आदमी की। आप बताइए कुछ बोझ कम होगा या उतना ही होगा या उससे ज़्यादा होगा इस बजट आने वाले में? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसका जो मेजर इस वक्त कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी वो मिडिल क्लास तबके को है। मिडिल क्लास तबका जो है, जो मिडिल इनकम अर्नर्स हैं, चूँकि उनका लाइफस्टाइल जो है वो कोशिश करते हैं इस तरह का हो कि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी शामिल हों, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाएंगी जिन पे कि ड्यूटीज़ जो हैं वो बढ़ रही हैं या GST एग्जम्पशन ख़त्म हो रही है। जो लोअर और लोअर मिडिल इनकम अर्नर हैं उनके पास तो मैं दोबारा दोहराता हूँ कि शायद अब कुछ लुटाने को, कुछ खोने को बचा ही नहीं। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो पिछले चंद बजट्स में भी वही ज़्यादा अफेक्ट हुई और अब भी वही ज़्यादा अफेक्ट होती हुई आपको नज़र आ रही होगी। शुक्रिया मोहतरम आबिद विलायती साहब। बड़े मैंने कहा ना, पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और उनका बहरहाल उन्होंने एतराफ़ किया कि सबसे ज़्यादा बोझ जो कुछ भी हो रहा है और बजट में भी मिडिल क्लास ही पर पड़ेगा। और उनका कहना था लोअर मिडिल क्लास के पास तो कुछ बचा ही नहीं है, उनसे क्या लिया जाएगा। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।